हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। EMRS TGT साइंस में आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, केमिस्ट्री का ये थर्ड टॉपिक है हमारा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर आपने फिजिक्स अभी तक नहीं देखी है तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो मेटल्स हम सभी जानते हैं मेटल्स क्या हैं। मेटल्स एनिमल एलिमेंट्स दैट आर हार्ड, शाइनी, मेलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बहुत सारे मेटल्स हम देखते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, दे आर फाउंड इन लेफ्ट साइड एंड सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देन रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव, जैसे Na है वो क्या करेगा, Na प्लस में चेंज हो जाएगा, तो लूज करने के लिए जो है पॉजिटिव आयन लूज करेंगे ये। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। लेट्स सी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मेटल्स हमेशा शाइन करते हैं, लस्टर होता है, मेटालिक लस्टर। देन कैन बी बीटन इनटू शीट्स, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी या मेलिएबल है ये। अगर उनको वायर में जैसे हम बना सकते हैं, जैसे कॉपर के एल्युमिनियम के वायर्स होते हैं, तो ये क्या है, डक्टिलिटी या डक्टाइल है वो। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, और हीट कंडक्ट करेंगे। लाइक क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे हैं आपके मेटल्स। ठीक है, जैसे Na है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, बहुत सारे क्या है मेटल्स हैं सभी। देन इनकी एप्लीकेशन क्या है, यूजेस किस चीज़ में ये यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, कॉपर की वायर्स होती हैं क्योंकि ये एक्सीलेंट कंडक्टर है। एल्यूमिनियम की होती हैं ट्रांसमिशन केबल्स, ठीक, गुड कंडक्टिविटी। देन कंस्ट्रक्शन वर्क में हमें सबको पता है आयरन और स्टील से ही बिल्डिंग्स बनती है, रेलवे ट्रैक्स, एल्यूमिनियम से डोर, विंडो फ्रेम्स। ठीक, एल्यूमिनियम हम कुकिंग यूटेंसिल्स भी होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ करते हैं हम आयरन स्टील, कार्स और ट्रेन्स बनाने में, एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट बॉडी में। तो बहुत सारे यूजेस हैं किसके, मेटल नॉन मेटल्स के। हमारी पूरी लाइफ ही इनके इवॉल्व अराउंड कर रही है। ठीक है, नॉन मेटल्स देख लेते हैं। नॉन मेटल्स है एलिमेंट्स दैट आर जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और जैसे Cl है इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन क्या है, फॉर्म नेगेटिव आयंस, और क्या करेंगे, लैक जो है करेंगे प्रॉपर्टीज़ लाइक मेलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी, इनमें ये सब प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन। ओके, कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको 2-3 बार रीड करिए। देन प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती हैं, इनमें कोई लस्टर नहीं होता, डल होते हैं। मेलिएबल नहीं होते, मतलब शीट्स में नहीं बीट कर सकते। डक्टाइल नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और गैसेस होते हैं बहुत सारी, क्या होती हैं, मैनी आर गैसेस। क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, जैसे ग्रेफाइट है, वो एक कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन उसमें क्या है, जो उसका एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सेम क्या है, डायमंड जो कार्बन का एलोट्रॉप है वो भी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, तो ये क्या है, एक्सेप्शंस है। ब्रोमीन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इनके क्या यूजेस हैं, इनको हम रेस्पिरेशन, फर्टिलाइजर्स, वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्यूल्स के तौर पर, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इनको बहुत सारे हम यूज़ करते हैं, इंसुलेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, ऑक्सीजन हमें यूज़ ही करते हैं हम ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन है प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब यूज़ होता है। ठीक, वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन यूज़ होता है। फ्यूल्स जैसे कि कार्बन, ये यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन जो है क्लीन फ्यूल है, जो फ्यूचर एनर्जी सोर्स है। ठीक है, ये सब क्या है, वैसे नॉन मेटल्स के यूजेस हैं। ओके, इनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी हम जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेटलॉइड्स। इसमें थर्ड कैटेगरी जो है वो क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में जो है ये इनको प्लेस किया जाता है एक जिगजैग लाइन में। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ के इंटरमीडिएट होते हैं, सेमी मेटल्स भी होते हैं। क्या इनके एग्जाम्पल है, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, टेलरियम। इतने ही हैं और ये सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, इंटरमीडिएट है, दोनों के बीच में।
तो कुछ मेटालिक की शो करेंगे, कुछ नॉन मेटालिक की। सेमीकंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल से बेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, लेकिन मेटल से बेहतर नहीं है। ठीक है, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो इंटरमीडिएट है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में है ये बस। ठीक, फिर क्या है, कंडक्टिविटी वेरीज विद टेम्परेचर। इनकी ब्रिटल हैं, दे आर यूजली हार्ड बट ब्रेक ईजिली। ठीक, मेलेबल नहीं है, इनकी वेरिएबल अपीयरेंस है, कोई शाइनी भी हो सकता है, कोई नहीं भी शाइनी हो सकता है। ठीक है, कोई केमिकली बिहेव करता है, कोई फिजिकली बिहेव करता है मेटल्स की तरह, कोई नॉन मेटल्स की तरह। एप्लीकेशन इनके इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन, जर्मीनियम, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सेमीकंडक्टर्स में ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बनती जा रही है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरॉन ग्लास और डिटर्जेंट्स में, एंटीमनी एलॉयज़ में, टेलेरियम सोलर पैनल्स में यूज़ होता है। तो ये सारे क्या है, फ्यूचर मेटल्स रहेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अक्रेंस, अब ये मेटल्स आते कहाँ से हैं? ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अब वहाँ पे क्या है, मिनरल्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स। ठीक है, मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, उसको हम कहते हैं ओर्स। ठीक, जो खान होती है, खदान होती है बहुत सारी उनकी, उसमें माइनिंग होती है। ठीक है, तब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट पर, कुछ जो अपने कंपाउंड्स के साथ में मिलते हैं। ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो कंपाउंड्स के साथ में मिलते हैं, नहीं अगर रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव तो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्या होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर। ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म में। मेटल्स जो टॉप एक्टिविटी सीरीज पे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो कभी नहीं मिलेंगे हमको फ्री स्टेट में, उनको हमको और से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी न किसी मेथड को यूज़ करके। जो मिडिल एक्टिविटी में होते हैं सीरीज़ में, वो क्या होते हैं, मॉडरेटली एक्टिव, तो वो मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हम इनको 3 उसमें टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम रिएक्टिविटी के ही हिसाब से इनको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, मेटल एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये फ्री स्टेट में मिलता है तो हमको ठीक है, फिर रिफाइनिंग वगैरह होगी। अगर हमको बहुत ज़्यादा कार्बोनेट्स और उनके साथ में मिल रहा है तब कैसे हम निकालेंगे, इस पर डिपेंड करता है। मिनरल्स, ओर्स, कुछ ओर्स के नाम्स जैसे कि बॉक्साइट एल्युमिनियम की है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इम्पॉर्टेंट है। क्या है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात तो मेटल्स की, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आप इसी से पढ़ोगे, तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम सब पढ़ चुके हैं। रिएक्टिविटी सीरीज इज लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी। मोस्ट रिएक्टिव टॉप पे होता है, लीस्ट रिएक्टिव बॉटम पे होता है। ठीक है, तो KNa, Ca, MgAl, Zn, FePbH, Cu, Hg, Ag, Au। टॉप पे क्या, हाईली रिएक्टिव, बॉटम पे लेस रिएक्टिव। ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव, नोबल मेटल्स। ठीक है, ये अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी है। इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे, निकालेंगे उनको। हमको अर्थ सरफेस पे सब ऐसे फ्री में नहीं मिला है, उसको जो है हमको रिफाइन करना पड़ता है अपने यूज़ के हिसाब से। ठीक है, जैसा हमारा यूज़ है जिस मेटल का, वैसे हम उसको उस फॉर्म में निकाल के उस फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब कैसे होता है ये, तो मेटल का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स कैसे होगा, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, फिर उसको मेटल को निकालेंगे, फिर उसको रिफाइन करेंगे, प्योर करेंगे। ठीक है, तो जैसे मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी है, जो इनकी हाई रिएक्टिविटी, वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, उनमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम निकालेंगे प्योर मेटल को। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। देन अगर मीडियम रिएक्टिविटी का है, ठीक, तो वो क्या होगा, कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म में अगर है तो हम उसमें क्या कराएंगे, उस फॉर्म से हम उनको कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के फॉर्म में कराएंगे। फिर जब इससे हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, फिर हम उसको मेटल में चेंज करेंगे, फिर उसकी हम प्योरीफिकेशन मिलेंगे। अगर लो रिएक्टिविटी वाले हैं, ठीक है, तो वो सल्फाइड ओर्स में होंगे, उनकी हम रोस्टिंग करेंगे, फिर हमको मेटल मिलेगा, फिर उसको हम रिफाइन करेंगे। ये क्या है, प्रोसेस हैं पूरे
एक प्योर मेटल को निकालने के लिए। जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मरकरी की है, देखो इसको सिनाबार कहते हैं, तो ये भी आपको ओर का नेम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्या है इन ओर के नेम, बॉक्साइड है एल्युमिनियम की, हेमाटाइट ओर है आयरन की, गैलेना है लेड की, जिंक ब्लेड है जिंक की, ठीक। अब क्या, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये क्रस्ट दैट हैव डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे मे कंटेन मेटल नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हर एक यूजफुल नहीं है, ठीक है। अब जैसे ओर्स और दोनों पता होने चाहिए। ओर्स आर दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक, इकोनॉमिकली। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, एक दो एग्जाम्स में इसको देखा गया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, लेकिन सारे मिनरल्स जो है वो ओर हों ये ज़रूरी नहीं है। और एक बड़ी वो कहेंगे जिसको, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हमको मिल सकते हैं। कोई हमें प्रॉफिटेबल है, कोई हमें नहीं प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इन्वायरमेंट हर चीज़ को देखकर तब माइनिंग होगी। अब कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी होती है, उसमें सॉइल सैंड बहुत कुछ होता है, तो उसको क्या कहेंगे, गैंग। देन दीज इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ओर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब उसको इम्प्योर करेंगे, रिमूव करेंगे तब हमको प्योर मेटल मिलेगा, ठीक। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सैंड पार्टिकल्स या ओर पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर बेस्ड इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे उसकी, ठीक है। अगर ये लो रिएक्टिविटी वाले हैं, ठीक, दे आर वेरी अनरिएक्टिव, ठीक, तो ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, कि हमने हीट किया और वो हमको ओरिजिनल वो मिल गया, ठीक है। जैसे क्या है, सिनाबार इज अ ओर ऑफ मरकरी, मरकरी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। इसको हमने पहले हीट किया, हमको ऑक्साइड मिल गया, उसके बाद इस ऑक्साइड को भी जब हमने हीट किया तो हमको क्या मिलेगा, मरकरी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया आई थिंक, यहाँ पे हमको Hg और O मिलेगा, ठीक है। कॉपर विच इज़ फाउंड एज Cu2s कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। कॉपर का भी हीटिंग के साथ भी हो सकता है, तब हमको यहाँ पे देखो कॉपर मिला है। सल्फाइड में था, ऑक्साइड मिला, फिर ऑक्साइड से हमने कॉपर में चेंज किया। तो इस तरीके से हीटिंग से भी हो सकते हैं जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं। अब जो मिडिल एक्टिविटी में है उनको कैसे हम सही करेंगे, कैल्सिनेशन से। कैसा होता है कैल्सिनेशन, इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ और हीटिंग यहाँ पर भी होगी, पर यहाँ पे किस में होगी, एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। ये कन्फ्यूज़न बहुत होता है जब आपके पास ऑप्शन होते हैं कि कैल्सिनेशन में था, एब्सेंस की रोस्टिंग में था, ठीक है। तो रोस्टिंग क्या होती है, एक को याद कर लो, रोस्टिंग क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर क्या है, रोस्टिंग होती है। कैल्सिनेशन में क्या होती है, एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। अब इसमें क्या है, जैसे कार्बोनेट ओर्स हैं, हाइड्रेटेड ओर्स हैं, तो इनका मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी और जो है वो ऑक्साइड बन जाएगी। जब ऑक्साइड बन जाएगी तो हम उससे उसका मेटल भी निकाल लेंगे। ZnCO3 का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है। ZnO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, ठीक है। फिर क्या है, जो रोस्टिंग है ये दूसरा प्रोसेस है, इसमें हम कैसे निकालेंगे, जो सल्फाइड ओर्स हैं उनका ये होता है, और इसमें क्या था, कार्बोनाइट ओर्स का था, ठीक। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में होगा ये सल्फाइड ओर्स का, ठीक। सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड और ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से मेटल जो है वो मिलेगा। फिर हम उसका फर्दर जो है आगे फिर से उसको हीट करेंगे, बहुत रिफाइन करेंगे, तब जाके हमको मेटल मिलेगा। पर इन दो प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मेटल को ऑक्साइड्स या उस फॉर्म में एक में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों इम्पॉर्टेंट है, और ये मिडिल एक्टिविटी सीरीज़ के लिए है, जो मेटल्स मिडिल में आते हैं। फिर क्या है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक, सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम, ये क्या, इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर लेते हैं
जिससे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लोअर एक्टिविटी वाले कंपाउंड्स का, तो हमको मेटल मिल जाएगा। जैसे MnO इज हीटेड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। अब यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हमको मैग्नीज मिल गया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व सो लार्ज कि उसमें क्या होता है, कभी कभी मॉल्टन स्टेट में भी ये पिघल से जाते हैं, मॉल्टन स्टेट में फ्लो करते हैं आयंस, उस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी हमने यूज़ किया है कैसे, द रिएक्शन ऑफ Fe2 3 जो आयरन ऑक्साइड है उसको हम एल्यूमिनियम के साथ में यूज़ किया, उसमें भी हीट इवॉल्व थी, तो उसको हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में या क्रैक्ड मशीन को ज्वाइन करने में यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, थर्माइट रिएक्शन एग्जाम्पल MCQs में भी आता है, कॉपी में भी लिखने को होगा। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। ये भी पूछा जा सकता है कि थर्माइट रिएक्शन ऐसे ऑप्शन करके MCQ में इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक और नॉट, ऐसे करके। ठीक है, तो Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम 2 Fe हमको यहाँ से मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ठीक है, ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे हम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जो बहुत ज़्यादा हाई एक्टिविटी सीरीज़ में और बहुत रिएक्टिव हैं, उनको जो है उनके कंपाउंड फॉर्म में नहीं हम ऑब्टेन कर सकते, क्योंकि उनको क्या है, ज़्यादा एफिनिटी है किसमें, ऑक्सीजन में, देन कार्बन। तो हम क्या करेंगे, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें NaMgCa ये जो है इनको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स। ठीक, मॉल्टन जब आयंस जो है फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम कराएंगे उनको रिफाइन। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। मेटल कहाँ डिपॉजिट होगा, जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है कैथोड पर, और जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, फ्री हो जाएगी एनोड पर। ठीक, इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, NaCl था, उसको दोनों में हमने ब्रेक करा दिया बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या है ये, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मेटल्स आर प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस से हम उनकी इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं ताकि हमको प्योर मेटल मिले। ठीक है, तो इसी में एक मेथड एक और जुड़ जाता है, टू रिफाइन इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये यहाँ पे कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड पे मेटल स्ट्रिप जो है डिपॉजिट हो गई, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ने यहाँ पे लिया है, ये इम्प्योरिटी आके यहाँ पे जमा हो जाएगी, जिसको हम एनोड मड कहते हैं। ये कहाँ पर डिपॉजिट होगी, एनोड पर। देन मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड, इनको रिफाइन करते हैं। इसमें जो इम्प्योर मेटल होगा वो एनोड पे जाएगा, और जो प्योर मेटल होगा वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे। ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो इसको भी पता होना चाहिए। एनोड मड क्या होता है, इम्प्योर मेटल कहाँ जाएगा, एनोड पे या कैथोड पे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्यूशन, जो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की तरीके हमने लिया हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पूरा पास हो सके। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड इन द कैथोड। सॉल्यूबल जो इम्प्योरिटीज़ थी वो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी। देन इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी उसको, और कहाँ सेटल डाउन होंगी, एनोड पर होंगे, इसलिए उसको क्या कहेंगे, एनोड मड। ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं सारी। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रोसेस भी पूरा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से मेटल्स जो हैं इससे होते हैं रिफाइन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दिस वाज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा ही है, करोजन। करोजन क्या होता है, करोजन इज स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद एनवायरनमेंट। चाहे वो एयर हो, मॉइस्चर हो, या एसिड्स की अटैक से क्या होता है, करोड हो जाता है एक मेटल। ठीक, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर, अगर हमने कहीं पर भी जो है किसी मेटल को स्पेस में, ओवर स्पेस में छोड़ दिया जहाँ पर एयर में और वाटर उस पर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो सारा
करोड हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, इसमें जंग लगना हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनिक कोरोजन क्या है? व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ड्राई कोरोजन, डायरेक्ट रिएक्शन विद गैसेस विदाउट मिक्सचर, ठीक है। क्या इसमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए? मॉइस्चर हो, इलेक्ट्रोलाइट और या फिर ऑक्सीजन। मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी है, इसको आप पढ़ सकते हो। अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए। और ये आप ड्रॉ भी कर सकते हो डायग्राम। कैसे बचें कैसे इससे? अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर दोगे, ठीक है, तो उसमें जो है हो सकता है कि आपके ड्राइंग्स भी आए, हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं। ड्राइंग्स इन द सेंस डायग्राम्स जो भी होते हैं साइंस के, या फिर लाइट में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, या सोलेनॉइड है, बहुत सारे डायग्राम्स हो सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है अपना कलर या एक ब्लैक स्केच पेन, वैसे वहाँ पे कलर का टाइम भी नहीं होगा, पर इतना हो, ऐसा नहीं है कि हम कलर करने लगेंगे, बस हाइलाइटिंग के लिए, या एक ब्लैक स्केच पेन जिससे हम उसको थोड़ा सा बस हाईलाइट कर सके, इतना हो सकता है बस। और इसके लिए आपको स्केल, पेंसिल, हर चीज़ लेके जानी चाहिए, ताकि वहाँ आपको किसी से मांगना ना पड़े, ठीक है। वैसे ऐसा बहुत कम चांसेस हैं, पर हो सकता है कि आप ही जाए। जैसे रे का डायग्राम है लाइट का, तो उसमें आपको पेंसिल और हर चीज़, स्केल क्लियर जिसमें डायग्राम बने, ठीक है। एक ब्लैक स्केच पेन आप रख सकते हो, कलर तो नहीं, एक ब्लैक स्केच पेन जिससे आप हाईलाइट वगैरह कर दो, ठीक है, मार्किंग कर दो, बस इतना हो सकता है। हो सकता है कि कोई डायग्राम जैसे बना हो, जैसे हार्ट का कुछ बना हो और उस पर लेबल करने हो सारे, तो इस तरीके के क्वेश्चंस। प्रिवेंशन ऑफ करोजन, पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, गैल्वनाइजेशन बहुत पूछा जाता है, क्या होता है? कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉय फॉर्मेशन, हमने एलॉय बना दिया जैसे स्टेनलेस स्टील है। एनोडाइजिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम की है, ये जिंक की है, दोनों में क्या मतलब कंफ्यूज मत होना, दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। एनोडाइजिंग भी और गैल्वनाइजेशन भी बहुत पूछा जाता है। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, यही करोजन जो होता है उससे, जब हम कोई आयरन है उसको हमने ऑक्सीजन या मॉइस्चर उस पर है, तो क्या होगा? रेडिश ब्राउन सब्सटेंस उस पर जम जाएगा, जो क्या है? रस्ट। रस्ट ये है, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला जिसको बोलेंगे, एंड ये इक्वेशन है उसकी रस्टिंग की, तो इसको भी लिख लेंगे। कंडीशन क्या है? वही है, ऑक्सीजन हो और मॉइस्चर हो, ठीक। ये इधर ऑक्सीजन और ये absent होंगे, मतलब अगर एक इनमें से कोई एक नहीं है तो रस्टिंग क्या होगी? नहीं होगी, ठीक। क्यों है रस्टिंग एक प्रॉब्लम? क्योंकि ये आयरन के स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर देगी, डैमेज कर देगी ब्रिज, व्हीकल और पाइपलाइन को, कॉजेज इकोनॉमिक लॉस। कैसे हम इससे बचें? सेम वही है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजेशन एंड एलॉय फॉर्मेशन, ठीक। रस्टिंग कैसे होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये, जिसमें सम पार्ट जो है वो एनोड पे जाते हैं, आयरन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, देन अदर पार्ट्स एक्ट एज कैथोड, जिस पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी। दीज आयंस कंबाइन टू फॉर्म रस्ट। दोनों में से अगर कोई एक मिसिंग है तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। और इससे क्या होगा? रस्ट से आयरन जो होगा वो क्या हो जाएगा? डैमेज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ठीक है। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि क्या? अगर मेटल जो है व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, तो क्या होगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनेगा। ये कुछ एग्जांपल्स है उसके। सब मेटल ऑक्साइड्स लाइक Al2O3 और ZnO क्या होते हैं? दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। उसको क्या कहते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ये बहुत पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स इसके 2 ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल। सम मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल होते हैं वो वाटर में, लेकिन सब क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, उनको क्या कहेंगे? अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो अल्कलीज जो होती हैं वो ये एग्जाम्पल दिया है, Na2O प्लस H2O 2NaOH, ये वाटर में क्या है? सॉल्यूबल है, इनको क्या कहेंगे? अल्कलीज, ठीक है।
देन मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तब कैसा बनेगा, तो मेटल प्लस वाटर दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस H2। देन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर अगर हम कर रहे हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक, मेटल्स लाइक के और Na जो है पोटेशियम सोडियम ये रिएक्ट करते हैं वॉयलेंटली बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर के साथ में। ठीक है, इतना ज़्यादा वॉयलेंट होता है कि फायर भी लग सकती है। ठीक है, फायर लगती है, तो ये क्या है, ये उनके रिएक्शंस हैं। देन Mg जो है मैग्नीशियम वो रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ में, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, हॉट वाटर के साथ में। ठीक है, और वो फ्लोट करने लगता है ऊपर ही उसमें। ठीक, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम Fe एंड Zn डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, दोनों के साथ नहीं करेंगे। ये किसके साथ में करेंगे, स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे। तो ये तीनों कंडीशंस पता होने चाहिए। ठीक, स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे क्या, एल्यूमिनियम और Fe और Zn। ठीक है, देन रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, अगर एसिड है तो कैसे रिएक्शन होगा। ठीक, एसिड में हमने पढ़ा है मेटल प्लस एसिड क्या वो बनाएगा, डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। देन इसमें एक्सेप्शंस क्या है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व। HNO3 के साथ में जब ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, वो इवॉल्व नहीं होगी। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको भी पता होना चाहिए। अब कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर नहीं करती। एक्वा रीजिया बहुत पूछा जाता है, HCl और HNO3 का ये कंसनट्रेटेड मिक्सचर होता है जो रेशियो 3:1 में होता है, जिसमें गोल्ड और हाईली गोल्ड जैसे मेटल्स क्या होंगे, डिजॉल्व हो सकता है। हाईली करोजिव है ये क्योंकि कंसनट्रेटेड है, दो बड़े बड़े एसिड्स ये हैं। ठीक है, दोनों कंसनट्रेटेड है 3:1 में, तो क्या हाईली करोजिव है। तो एक्वा रीजिया में पता होना चाहिए। अब क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, अगर मेटल ए है सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ में तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा, रिएक्टिविटी सीरीज के। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है यहाँ पे, जैसे मेटल है ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके एक एक्स्ट्रा था इसके पास। नॉन मेटल जो है उसको एक एक्स्ट्रा चाहिए था टू कंप्लीट, तो क्या होगा, ये इसको दे देगा। तो ये क्या बनाएंगे, ऑपोजिटली चार्ज्ड हो गए दोनों ईच अदर, और बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। ये इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे से जो है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन में जो है हम आयनिक कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या है, जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है। ठीक है, कोवलेंट कब बनेगा, जब म्यूचुअल होता है। कोवलेंट भी बहुत डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा कार्बन में। ठीक है, अभी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है ये। ठीक, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जनरली ये सोल्यूबल होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। जब वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो प्लस हो जाएगा उसके ऊपर, जब वो गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, हार्ड एंड ब्रिटल है ये। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी इनकी जो है क्या है, जनरली सॉल्यूबल होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक, मॉल्टन स्टेट में, और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या क्या, व्हाई डज आयरन रस्ट फास्टर इन कोस्टल एरियाज, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एयर में ज़्यादा मॉइस्चर और सॉल्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है बढ़ जाता है। वाई डज सॉल्ट वाटर इंक्रीज रस्टिंग, क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट एक्ट करता है, वो उससे क्या होती है, स्पीड उसकी बढ़ जाती है रिएक्शन की। वाई स्टेनलेस स्टील जो है करोजन रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई मेटल्स मिल जाते हैं, अलॉइंग हो जाती हैं। ये क्या है, ये एलॉय है। तो इसमें क्या है, इट कंटेन्स क्रोमियम विच फॉर्म्स अ थिन प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है, तो ये क्या था हमारा मेटल नॉन मेटल। ठीक, तो इसमें हम बाकी अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आई थिंक एसिड एंड बेसेस होगा।
इसमें कुछ पार्ट हमको 11th का भी पढ़ना पड़ेगा। तो डू वॉच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, PDF अच्छा लगता है, तो उसको लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, उससे काफ़ी मोटिवेशन होता है। एंड कमेंट ज़रूर करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।